Hello students, let me start chapter 1 in political science for class 9th, that is what is democracy and why democracy means ये जो डेमोक्रेसी है ये क्या है और ये डेमोक्रेसी क्यों है ना। अब ये डेमोक्रेसी होता क्या है, तो ये जो है इसको कहते हैं हम, है ना, प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट, ठीक, ऑफ द पीपल, यानी लोगों की सरकार। अभी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या सिस्टम है, कैसे हम डेमोक्रेटिक बने, या मतलब इंडिया की बात तो नहीं है लेकिन अदर कंट्रीज़ के बारे में है यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपको पढ़ना है। 2 वीडियोज़ में मैं चैप्टर को कवर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आप हाईलाइटेड है उसी को आप रीड आउट करेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं। दिस चैप्टर बिल्ड अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप। ये चैप्टर आपको सिंपल डेफिनेशन देगा, स्टेप बाय स्टेप देगा। ओके, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रीवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। आज के युग में, संसार में जो गवर्नमेंट फॉर्म है, आप कहेंगे सर गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म क्या होती है। देखिए, आप लोगों के ऊपर शासन चलाने के लिए जो भी एक पॉलिटिकल बॉडी होती है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए, अगर राजा आपके ऊपर शासन चला रहा है तो आप उसको मोनार्की कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद में अपने आप पावरफुल हो गया, जैसे कि किम जोंग, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, तो आप उसको डिक्टेटरशिप कहेंगे। कहीं लोगों की सरकार है, इलेक्शन होते हैं, लोग चुनते हैं, आप उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। तो मोस्टली आजकल सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, सभी चाहते हैं कि, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। इसीलिए डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रीवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, और ये अधिकतम देशों में फैलता चला जा रहा है। ठीक, बट वाई इज़ इट सो, ये कैसे संभव हुआ, तो व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स, और ये ऐसा क्या है जो इसको दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से मतलब अच्छा बनाता है। दिस इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। ये एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन है जो हमने इस चैप्टर में लिया है। सबसे पहले ही दिया गया है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या। देखिए, यहाँ से मैंने बताया है, हाईलाइट देख लीजिए, हाईलाइट जहाँ मैंने किया वहीं से आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई ख़ास इसमें है नहीं, 1-2 देशों की इसमें जानकारी दी हुई है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एक फॉर्म है, ठीक है, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो लोग, जो शासन करने वाले होते हैं ना, रूलर्स, वो लोगों के द्वारा ही चुने गए होते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कोई नहीं चुना जाता। एक सिस्टम होता है हायरार्की सिस्टम, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शासन कर रहा है, तो आने वाले समय में उसी का बेटा उसका हायर बन जाए। अब कहेंगे सर हायर क्या होता है, हायर होता है उत्तराधिकारी, तो वो बन जाए। जैसे कि वो मुग़लों में चलता आ रहा था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का ये, ऐसे ही मतलब अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का औरंगजेब, एंड मैनी मोर। तो ऐसे ही चलते चले गए ऊपर से, तो ये हायरार्की सिस्टम कहलाता है। दिस इज़ a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rules of Myanmar were not elected by the people. Those who happen to be control of army become the rulers of the country. देखिए, आप ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने। अब दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी, ये डेफिनेशन हमें बताएगी, है ना,
अलग अलग फॉर्म के बारे में देखो, दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, और ऐसे ऐसे देशों के बारे में बताएगी जो मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। म्यांमार की बात कर रहे हैं, म्यांमार में यानी बर्मा में, यहाँ पे जो शासन करने वाला जो शासक था वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना जाता था, वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी। यहाँ पे शासन जो था आर्मी के कंट्रोल में था, बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, है ना। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे। यहाँ पे ऐसे ही दूसरी जगह चाइल्ड कंट्री थी, वहाँ पे एक था डिक्टेटर जिसका नाम था पिनोशे, है ना। ये आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी लोगों के द्वारा चुना हुआ नहीं था। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्की, ये भी मोनार्की कहा जाएगा। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया, देखो सऊदी अरेबिया का किंग राजा, नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हैव चूजन दैम, उसको भी लोग नहीं चुनते तो वो भी मोनार्की में ही कहा जाएगा, है ना। ये डेमोक्रेटिक नहीं कहे जाएंगे। बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली, वो शाही परिवार में पैदा हुआ है तो इसलिए उसको राजा बना दिया गया, देखो। और दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट इक, तो ये डेफिनेशन यहाँ तो पर्याप्त नहीं हो पा रही इन देशों में जो इनको डिफाइन कर दे, ठीक है। तो ये एक फ़ोटो देख लीजिए आप, ये फ़ोटो क्या कह रहा है, ये फ़ोटो कह रहा है डेमोक्रेसी का झंडा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये सैनिक हैं अमेरिका के जो इराक में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे दिस कार्टून वाज ड्रॉन वाई इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। व्हाट डू यू थिंक इस कार्टून सेइंग, कि ये कार्टून क्या कह रहा है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि इराक में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे ये लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे, है ना। तो क्या फीचर्स हैं, इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मैं बता चुका हूँ, पहली डेफिनेशन है। सरकार की ऐसी फॉर्म है जिसमें रूलर्स जो होते हैं लोग चुनते हैं, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो जनता चुनती है, आम जनता। दिस रेज में लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन है, हु आर द रूलर्स, कौन होगा, रूलर्स की डेफिनेशन क्या है, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, और विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टल ऑफिशियल ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो ये कई सवाल ऐसे हैं, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, तो क्या कंडीशन है, किस तरह का इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाएगा, किस तरह का रूलर्स डेमोक्रेटिक कहलाएगा, कौन डेमोक्रेटिक रूलर है, और हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, जो चुन रहे हैं वो लोग कौन हैं, है ना। शुड दे इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, क्या सभी बराबर अधिकार हैं चुनने का या नहीं है। तो फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, किस तरह की गवर्नमेंट है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, ठीक। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट टू द सिटीजन, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कुछ अधिकारों के लिए कि लोगों को कुछ अधिकार हो। इट इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। लेट्स कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। ये सारे क्वेश्चन हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो उनकी मदद से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। देख लीजिए कैसे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1919। अक्टूबर 1919 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये मिलिट्री कूप चलाया। ही ओवरथ्रो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका, है ना। ये कहने मतलब उसको हटा दिया चीफ एग्जीक्यूटिव को, और बाद में चेंज कर दिया अपनी डेजिग्नेशन को, प्रेसिडेंट बन गए, जनरल से बन गए प्रेसिडेंट 2002 में, ठीक है। रिफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5 years एक्सटेंशन, ठीक है। और अपने आप को ही अपने 5 साल अपना कार्यकाल जो है इन्होंने बढ़ा लिया। देखिए सीरिया का एक फ़ोटो दिया गया है। नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म बिकम ए मेंबर इन अल बाथ पार्टी इन दैट, इज़ दैट क्लियर। ये कोई पार्टी है अल दैट, तो इसमें कुछ इसकी वो हैं ये रिस्ट्रिक्शंस। नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म, जब तक आप ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे तब तक आपकी एंट्री नहीं है। ये डेमोक्रेसी दिखाई है ये लेडी।
मतलब सीरिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है। पहले आपको अल बात पार्टी का मेंबर होना पड़ेगा, तो कैसे डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए ये डेमोक्रेसी, ये कार्टून भी बता रहा है कि मतलब ये डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश है लोगों को। इलेक्शन वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड इन द मिलिट्री ऑफिसर। बाद में लोगों ने आवाज़ उठाई तो इलेक्शन तो हुए, लेकिन जो सारी पावर थी, मेन पावर, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही थी। तो कैसे हम इसको डेमोक्रेटिक कह दें? नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. ऐसा कई देशों में है, बट रियल पावर है ना, उनके हाथों में है जो इलेक्टेड नहीं है। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटेंट पावर एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कुछ देशों में ये जो वास्तविक सत्ता है वो उन लोगों के हाथ में नहीं है जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। इस वजह से वहाँ पर हम कह नहीं सकते कि लोगों का शासन है। तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द पीपल्स रूल। तो अब दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, पहला फीचर हमारे पास निकल जाता है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। कि आखिरी सत्ता उसके हाथ में होती है ना, फाइनल डिसीजन वही ले सकता है जो लोगों के द्वारा चुना गया इलेक्टेड मेंबर है ना, विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब वो लोगों के द्वारा चुना हुआ नहीं है ना, तो वो हम उसको डेमोक्रेटिक कह ही नहीं सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, डेमोक्रेसी में देखिए टाइम टू टाइम इलेक्शन होना चाहिए। चाइना में इलेक्शन तो होते हैं, इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, जिसको हम ये कहते हैं, मतलब जो भी इनकी चाइनीज़ भाषा में है, द नेशनल पीपल्स पार्टी कहते हैं। कांग्रेस हैज़ द पावर अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बट एक ही पार्टी को प्रेसिडेंट बनाने की अपनी पावर है। उस पार्टी के 3000 मेंबर हैं, ऑल ओवर चाइना, पूरे चाइना से चुने जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, कुछ तो इलेक्शन लड़ते हैं। कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन। तो इसी पार्टी की सहमति के बिना कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता 2002-3 में, मतलब जब तक इस पार्टी की मेंबरशिप नहीं मिल जाती। तो एक ही पार्टी की सरकार बनती है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम उसको भैया कैसे कह देंगे कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? हम उस इलेक्शन हो रहे हैं नाम के, केवल लोगों को दिखाने के लिए, यूएन को दिखाने के लिए। ठीक है, 1930 में मैक्सिको की बात ले लीजिए। मैक्सिको में इलेक्शन तो हुए आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट, वहाँ हर 6 साल बाद होते हैं। बट कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन बोन बाय। कभी देश मिलिट्री रूल और डिक्टेटर रूल में भी नहीं आया, बट हर बार पार्टी एक ही जीत रही है। समझ रहे हो आप बात को? पार्टी हर बार एक ही जीतती है, और जिसका नाम है PRI। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन नहीं जीत सकती, बट नेवर मैनेज टू विन। क्यों? क्योंकि PRI वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स, वो गलत तरीके अपनाती है इलेक्शन में जीतने के लिए। मैक्सिको की बात चल रही है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड अटेंड इस पार्टी मीटिंग। गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं सब पार्टी की मीटिंग अटेंड करते हैं। टीचर हैं और जितने भी गवर्नमेंट वर्कर हैं वो सब फोर्स करते हैं इन लोगों को PRI को वोट दो। तो मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल, अपोजिशन की एक्टिविटी को इग्नोर कर देती है मीडिया। तो इस तरीके से जीतता कौन है? PRI।
और जब PRI जीतता है, और PRI इसमें लिखा भी देखो, लार्ज स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन, इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च करती है, तो दूसरी लोगों को दूसरे को जीतने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है ना। और लास्ट मिनट में देखो बूथ भी शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्टेड फ्रॉम ए प्लेस टू प्लेस अनदर लास्ट मिनट, है ना। सम टाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड, कभी कभी पोलिंग बूथ भी। तो ये मतलब सारी डर्टी ट्रिक्स जो इंडिया में भी होती हैं, तो करके ये PRI जीत जाती है। तो हम मैक्सिको को भी नहीं कह सकते कि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट, इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री, यू नो। मैक्सिको को भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैक्सिको में भी डेमोक्रेटिक वाला कोई सा भी काम नहीं हुआ। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमें दूसरा फीचर्स मिल जाता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि डेमोक्रेसी जो फ्री फेयर इलेक्शन पर होनी चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस टू लूजिंग, कोई सत्ता में है भी तो उसकी सत्ता जाने का भी उसे डर होना चाहिए। और हर 5 साल बाद, मतलब ये जितने भी साल बाद जो भी हो, कंटिन्यू इलेक्शन होने चाहिए, ठीक। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, डेमोक्रेसी में ये भी है, एक व्यक्ति का एक ही वोट और एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक फीचर से ये भी हो गया। अब कैसे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए 2015 की बात है, सऊदी अरेबिया में वीमन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। दूसरी बात आती है एस्टोनिया में, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन्स रूल्स इन सच ए वे, एस्टोनिया ने इस ढंग से रूल बना रखे थे कि जो रशियन माइनॉरिटी थी इनके यहाँ, रशियन माइनॉरिटी, उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, मुश्किल था उनके लिए वोट डालना। फिजी की बात करते हैं, इन फिजी, फिजी भी कंट्री है, तो फिजी में क्या हुआ, इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस, जो इंडिजिनस थे, देसी वहीं के रहने वाले फिजी, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी किससे, इंडियन फिजियन से, जो भारत का फिजी में जाकर रहने लगा, उसके वोट से वैल्यू ज़्यादा थी। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन है, तो कैसे कह देंगे इन देशों को डेमोक्रेटिक, नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यहाँ पे राजनीतिक समानता होनी चाहिए। इट गिव्स थर्ड फीचर, तीसरा फीचर डेमोक्रेसी का मिल जाता हमें कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी में हर किसी सिटीजन का एक वोट होना चाहिए और हर किसी की वोट की एक वैल्यू या इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास डेमोक्रेसी के फीचर्स निकल के आ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। देखिए रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। देखिए अब हम पढ़ते हैं ये रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। एक कहानी जिम्बाब्वे की है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिल गई, ठीक है। किससे, अंग्रेज़ों से। जैसे कि हमारे अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली 1947 में, हमसे बाद में बहुत देश आज़ाद हुए। और यहाँ पे एक पार्टी बनी, JNU-PF पार्टी। इस पार्टी का नाम याद रखेंगे, JNU-PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स लीडर, क्योंकि इस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगेबे, रॉबर्ट, है ना, मुगेबे रूल्ड द कंट्री से आज़ादी के बाद से शासन कर रहे थे। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज बोन बाय द JNU। इलेक्शन तो होते थे लेकिन हमेशा JNU-PF पार्टी की ही जीतती थी। मुगेबे वाज द पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। मुगेबे लोगों में पॉपुलर तो था पर अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करता था इलेक्शन में, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करता था। कैसे कह दें कि वो क्या डेमोक्रेटिक बन गया। तो ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कई सालों से उसकी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी से चेंजेस कर देती थी, अपने अकाउंटेबल मतलब अपने फेवर में
संविधान को बना लेती थी। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हारेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्ट, दूसरे लोगों की तो मीटिंग भी डिसरप्टेड कर दी जाती थी और उनके, है ना, उनके साथ मतलब बुरा व्यवहार हो रहा था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर इलीगल बना दिया था, उसके खिलाफ कोई भी नहीं कर सकता था, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकता था, उनके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकता था। रॉबर्ट मुगेबी के खिलाफ देयर वाज ए लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। टेलीविजन रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गैव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। देखिए सब चीज़ पे, मीडिया पे भी उनका हक था, टेलीविज़न रेडियो पे सब कुछ उन्हीं के फेवर में बोला जाता था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट, है ना, गवर्नमेंट उन सभी जर्नलिस्ट वगैरह को तंग करती थी हु वेंट अगेन, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, कोर्ट वर्ड को भी नहीं मानती थी, दैट वेंट अगेंस्ट इट, जो उनके अगेंस्ट चले जाते थे, है ना। प्रेशराइज जज को भी प्रेशराइज किया जाता था। ही वॉज फोर्स आउट ऑफिस, उनको ऑफिस वगैरह से भी हटा दिया जाता था 2017 में। तो एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, है ना। जिम्बाब्वे बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स, उसकी जो ख्याति है, जो रूल कर रहा है ना, वो ज़रूरी तो है बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, की काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। देयर शुड बी sufficient room for normal political activity including political opposition in the period before elections. This required that the state should respect some basic right of citizen। मतलब कहने का ये है, एक ऐसा रूम हो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए हो, जैसे कि संसद वगैरह, जिसमें अपोजिशन पार्टी भी बैठी हो और रूलिंग पार्टी बैठी हो, डिस्कशन हो। दे शुड बी फ्री टू थिंक, एक दूसरे के सोचने के लिए फ्री हो। दे हैव ओपिनियन हो, अपनी इच्छा रख सकें, टू एक्सप्रेस देन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, प्रोटेस्ट कर सकें, पॉलिटिकल एक्शंस कर सकें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, हर कोई कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए, है ना। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट, ये सब हो सकता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के जरिए। हुज ऑर्डर आर ऑब्टेन बाई द एवरीवन, जिसका ऑर्डर हर कोई माने। तो इंडिया में तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यू नो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारे कुछ इसके फीचर्स निकल के आते हैं, है ना, कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसे रूल्स के अंदर ही काम करती है जो संविधानिक हैं, जो संविधान ने बनाए हैं लोगों के लिए। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, रूलर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने हुए, वो सारे डिसीजन लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ से हम दूसरी वीडियो में आपके पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा ये कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेसी क्या है। यहाँ से आप सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे